नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के प्रैक्टिकल क्लासेस में। जी हाँ फ्रेंड, जीएसटी में एक टर्म होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों में, टैक्स पेयर में। थर्ड पार्टी एक्सक्यूज़ कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इसका जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के बारे में। तो जीएसटी के अंदर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, और थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में जीएसटी टैक्स जो लगता है, जीएसटी का रेट जो लगता है, जीएसटी जो चार्ज होता है, उसका क्या प्रोविजंस है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस पॉइंट को लेकर, यानी कि थर्ड पार्टी को लेकर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपको जानना होगा कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या है। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट हम लोग डायरेक्टली जानते हैं होता क्या है। मान लीजिए थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोर्ट को, जैसे आपको पता है कि एक्सपोर्ट क्या होता है, अब थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या होता है। सिंपल एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो सप्लायर होता है, अपना जो भी मैन्युफैक्चरर होता है अगर, तो वो अपने माल को डायरेक्टली आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करता है, जिसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए कोई सप्लायर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, कोई सप्लायर है या कोई मैन्युफैक्चरर है। अब ये जो है अपना माल जो है एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो मान लीजिए ये दिल्ली में बैठा हुआ कोई सप्लायर है, ठीक है। अब ये जो है, इसके पास एक्सपोर्ट करने का दो ऑप्शन होता है, या तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दे आउट ऑफ द कंट्री, या अगर वो डायरेक्टली नहीं करता है तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट कराए, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इससे माल खरीदेगा और वो आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करेगा। चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो मान लीजिए ये दिल्ली का कोई सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, यहाँ पे एक बंदा, मान लीजिए कि मुंबई का कोई बंदा है, मुंबई का कोई मान लीजिए कि ट्रेडर है, मिस्टर एक्स वाई। अब ये मुंबई में बैठा हुआ है। अब कलकत्ता से क्या होगा कि कलकत्ता से ये जो आपका सप्लायर है, ये माल बेच देगा मुंबई के ट्रेडर्स को, एक्स वाई को। अब ये यहाँ से माल खरीदेगा। अब माल खरीदने के बाद अब ये जो है, ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगा आउट ऑफ द कंट्री। अब ये कहा, मान लीजिए कि हम लोग एग्जांपल के लिए मान लीजिए चाइना में प्रोडक्ट को बेचना है इसको, चाइना में। तो अब चाइना हो गया आउट ऑफ द कंट्री। अब चाइना बाहर कंट्री हो गया, फॉरेन कंट्री हो गया। तो ये माल खरीदा यहाँ से दिल्ली से, और डायरेक्टली एक्सपोर्ट ना होकर मुंबई वाला जो ट्रेडर है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। ये तो एक सिंपल प्रोसेस हो गया। तो ये इसमें जो ये थर्ड पार्टी ये आ गया ना, मुंबई का जो ट्रेडर है, ये थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पे अदा कर रहा है। थर्ड पार्टी यानी कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद रहा है इसके साथ, इससे, और उसको यहाँ पे जिस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि चूँकि ये एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोविजंस ला रही है, बहुत सारे रिलैक्सेशन भी दे रही है। तो अगर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट कोई करता है तो गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन देती है कंसेशनल जीएसटी रेट का। तो मान लीजिए अगर आप थर्ड पार्टी है और एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द कंट्री और सप्लायर से माल लेते हैं, तो आपको जीएसटी रेट में कंसेशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग है, अब ये दिल्ली वाला जो पार्टी है, ये अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट दे रहा है किसी थर्ड पार्टी को, तो इसका मान लीजिए जो प्रोडक्ट है वो 18% का जीएसटी रेट लगता है इस पर। तब ये जब थर्ड पार्टी के लिए दे रहा है, इसके साथ इसका एग्रीमेंट हो गया कि ये लेगा और एक्सपोर्ट करेगा, तब क्या करेगा कि ये जो सप्लायर है दिल्ली वाला, वो 18% ना लेकर यहाँ पे सिर्फ 1% ही चार्ज करेगा।
1% ही चार्ज करेगा। ठीक है, अब 1% ये इन केस अगर जो आपका ये रिसिपिएंट है जो थर्ड पार्टी है वो अदर स्टेट में होता है, तो अगर मान लीजिए सेम स्टेट में होता है, मान लीजिए जो ये मुंबई में जैसे बताया दिल्ली वाला है और रिसीवर जो है यानी थर्ड पार्टी जो मुंबई में है, तो वो मुंबई अदर स्टेट हो गया, इसलिए वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 1% GST लगता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होगा, GST का रेट होगा @1% करके, और इंटर स्टेट सप्लाई में। और इंट्रा स्टेट सप्लाई एक होता है, इंट्रा सप्लाई क्या हो गया, इसमें लगेगा 0.05% के हिसाब से GST का रेट लगेगा इंस्टीड ऑफ 18%। ये 18% के जगह पे आपका ये कंसेशनल रेट लगेगा। कंसेशनल यानी कि इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट में अगर सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे 1% करके लगेगा GST का रेट इंस्टीड ऑफ 18%, और अगर इंटर स्टेट में होता है तो 0.5% यानी कि आधा % करके लगेगा CGST और आधा % SGST। यहाँ पे दोनों चीज़ आपको ध्यान देने वाला होगा। यहाँ पे CGST और SGST ये दोनों में आपको 0.05% का GST रेट, यानी कि ये भी मिलकर 0.05 और 0.05 मिलकर आपका 1% हो ही जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो अल्टीमेटली 1% का थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में आपको GST का रेट लगाना है। तो GST का रेट लगाने का मतलब सप्लायर जो है आपका ये दिल्ली वाला अपने बिलिंग में 1% करके बिल करेगा मुंबई वाला ट्रेडर को इंस्टीट्यूट ऑफ 18%। 17% यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन यहाँ पे इसको मिल जा रहा है। 17% अब क्या सप्लायर जो है GST टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ रहा है मैन्युफैक्चरर को। अब 17% के जगह में कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, जो कि सप्लायर को दिखाना होगा, जो सप्लायर को फुलफिल करना होगा ताकि कंसेशनल रेट उसको अप्रूव हो सके। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो चूंकि 1% लगाकर यहाँ कर दिया, लोकल में अगर रहेगा तो CGST SGST 0.05 CGST SGST करके टैक्स लगा कर। अब एक बार जो ट्रेडर के पास पहुँच गया, चाहे वो लोकल का ट्रेडर हो या फिर अदर स्टेट का, अब वो उसके बाद डायरेक्टली सप्लाई कर देगा आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये थर्ड पार्टी पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका ये थर्ड पार्टी स्टेट में इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है, देखिए जैसे अगर सप्लायर जो है प्लेस ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों अगर सेम स्टेट में है, क्या बोला मैंने, प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों सेम स्टेट में है तो ये होता है इंट्रा स्टेट। ये होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अगर एक ही स्टेट में सप्लायर भी रहता है और उसी स्टेट में सप्लाई भी करना है, रिसीवर भी रहता है, एक तरह से बोल सकते हैं आप रिसीवर, तो रिसीवर और सप्लायर दोनों एक ही स्टेट में रहता है, उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब यही ऑपोजिट हो जाता है। अब इसमें ऑपोजिट क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों अगर डिफर करते हैं स्टेट में, यानी डिफरेंट स्टेट में अगर होता है तो उस केस में ये होता है इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो अगर रिसीवर और प्रोवाइडर दोनों एक ही स्टेट में रहते हैं तो वो हो जाता है इंट्रा स्टेट, और अगर दोनों अलग अलग स्टेट में होते हैं, यानी कि सप्लायर एक स्टेट में हो गया और उसका रिसीवर जो अदर स्टेट में हो गया, वो होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर हो गया। तो इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई यहाँ पे जैसे दोनों एक ही सेम रहते हैं तो वहाँ पे GST का रेट थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के केस में क्या क्या लगता है, इंट्रा स्टेट में 0.05 और 0.05% का दोनों मिलाकर 1% हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर इंटर स्टेट कंडीशन में क्या होता है, इंटर केस
इंटरेस्ट रेट अगर सप्लाई होता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली 1% करके ये हो जाता है, 0.1% करके जीएसटी रेट आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो बेसिक चीज़ें अभी हम क्लियर क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या होता है, ये पूरा हम लोगों ने प्रोसेस बताया। उसके बाद जीएसटी रेट उस पर कितना लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, जिसके बेसिस पे थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में जीएसटी रेट लगता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जानने वाली वो है कि जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट 17%, अगर 18% का आपका प्रोडक्ट है तो 17% का रेट का डिस्काउंट देती है। कंसेशन रेट पे आप माल सेल कर सकते हैं। तो जब ये सप्लायर कंसेशनल रेट पे 18% का माल 1% पे सेल कर पा रहा है थर्ड पार्टी पर्पस के लिए, तो 17% गवर्नमेंट का जो कंसेशन दे रही है गवर्नमेंट, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो सप्लायर को वहाँ पे प्रूव करना होगा डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को, तभी जाकर वो अप्रूव होगा कंसेशन। ठीक है, अब उस कुछ कंडीशन है जो कि सप्लायर को फुलफिल करना होगा। तो हम लोग अब उस इम्पोर्टेंट कंडीशन को देख लेते एक बार, जिसको कंप्लीट करना, जिसको फॉलो करना सप्लायर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ कुछ जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ कंडीशन है, 1 बाय 1 हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो कंडीशन है, द रजिस्टर्ड सप्लायर शैल सप्लाई द गुड्स ऑफ द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जब रजिस्टर्ड सप्लायर जो है जो माल सप्लाई कर रहा है वो टैक्स इनवॉइस पे उसको सप्लाई करेगा रिसिपिएंट को। द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल एक्सपोर्ट द सेड गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें बोला जा रहा है कि जब रजिस्टर्ड सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो माल को सप्लाई दे रहा है थर्ड पार्टी को, वो जो है पहला तो बता दिए यहाँ पे कि टैक्स इनवॉइस पे माल को भेजेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। दूसरा क्या कि जो माल जो रिसिपिएंट जो रिसीव करेगा वो माल को रिसिपिएंट को 90 डेज़ के अंदर में उसको एक्सपोर्ट कर देना होगा, यानी कि फाइनल एक्सपोर्ट उसको 90 डेज़ के अंदर में कर देना होगा। 90 डेज़ कहाँ से, 90 डेज़ फ्रॉम द इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। जो सप्लायर जो टैक्स इनवॉइस दे रहा है ना प्रिंसिपल सप्लायर, यहाँ पे उस डेट से, यानी कि उस इनवॉइस के डेट से लेकर 90 डेज़ के अंदर में रिसिपिएंट को, यानी थर्ड पार्टी जो है उसको माल को आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट कर देना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे देखते हैं क्या, द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट सेल इंडिकेट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर एंड द टैक्स इनवॉइस नंबर इशुएंस बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड गुड्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। जब रिसिपिएंट जो है यानी कि थर्ड पार्टी जो है जो माल को बाहर एक्सपोर्ट करेगा, वो जब माल को बाहर एक्सपोर्ट करेगा फाइनली, तो वो अपने जो शिपिंग बिल होगा उसके ऊपर, जो प्रिंसिपल सप्लायर है उसका नाम, उसका जीएसटी का नंबर और जिस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में वो माल प्रिंसिपल सप्लायर भेजा है उसका डिटेल, यानी कि इनवॉइस नंबर और इनवॉइस का डेट, ये प्रॉपर तरीके से अपने शिपिंग बिल में डालकर उसको एक्सपोर्ट करना होगा। सप्लायर यानी कि एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट पे, यानी कि शिपिंग बिल पे प्रिंसिपल सप्लायर का डिटेल नहीं मिला तो वो जो है प्रिंसिपल सप्लायर के लिए दिक्कत दे सकता है। उस केस में फिर क्या है, प्रिंसिपल जो सप्लायर है मटेरियल का, उसको पूरा टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, तो ये तो तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल बी रजिस्टर्ड विद एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है जो थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है, उसको किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर होना चाहिए या फिर किसी कमोडिटी बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ एनरोलमेंट उसका होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल प्लेस एन ऑर्डर ऑन रजिस्टर्ड सप्लायर
फॉर प्रोक्यूरिंग गुड्स फॉर, यानी कि रजिस्टर रिसिपिएंट जो है, यानी कि जो फाइनल एक्सपोर्ट कर रहा है माल को, वो पहले एक ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर को कि मेरे को ये माल ख़रीदना है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सप्लायर जो है मटेरियल सप्लाई करेगा रिसिपिएंट को। द रजिस्टर recipient shall move the goods from the place of registered supplier directly to the port, यानी कि रिसिपिएंट जो है ऑर्डर देने के बाद जब परचेज कर रहा है उससे, रिसिपिएंट जो है आपका जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो डायरेक्टली माल को पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि जब रिसिपिएंट जो है अपने इंस्ट्रक्शन में, अपने एग्रीमेंट में ये बोला है कि जो मटेरियल है वो डायरेक्टली आप मेरे एक्सपोर्ट पॉइंट पर, आप एक्सपोर्ट पॉइंट पे वहाँ पर ले जाकर सप्लाई दे सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर वेयर हाउस में भी ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसिपिएंट मंगवा सकता है अपना गुड्स रिसिपिएंट, और वहाँ से वो पोर्ट पे सप्लाई कर सकता है फाइनल एक्सपोर्ट के लिए। पॉइंट है, व्हेन द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट कंटेनिंग डिटेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइसेस एंड ऑल। यानी कि एक्सपोर्ट होने के बाद जो रिसिपिएंट है, जो थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है, वो क्या करेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का एक सेट जो है, यानी कि उसमें शिपिंग बिल रहेगा, फाइनल एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल जो होगा वो, प्लस उसका एक्सपोर्ट का कॉपी रहेगा, उसके साथ जीएसटी नंबर रहेगा उसके ऊपर, और जो मैंने डिटेल बताया हम लोगों ने ऊपर वाला पॉइंट में कि सप्लायर का सारा डिटेल उस पर होना चाहिए उसके साथ, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट का जो मैनिफेस्टो होता है, ये सारा कुछ पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट में अपने जो उसका अपना रजिस्टर्ड जो उसके जुरिडिक्शन के ऑफिसर होंगे उनके पास उसको जमा देना होगा, अलोंग विद 1 कॉपी मेन जो सप्लायर है उसको भी देना होगा। ये 2 जगह 2 सेट जो है, जो थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है उसको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना कंपलसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में अच्छी तरह से मिल गई होगी, अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई और भी क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही रिलेटेड, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा कहीं से भी अगर हेल्पफुल आपको लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।